Hello everyone and welcome to my YouTube channel The Exam Art and myself Sanjay, and in this video we will going to discuss the logical elimination method for your UPSC CDS and NDA exam. And this method is for GS paper because GS is one of the toughest exam for the UPSC CDS and NDA exam, and this is not a tukka method. This is logical elimination method. In this method you will going to use your knowledge that you have gathered with months of your study and practice. आपने जो ये नॉलेज को गेन किया हुआ उस नॉलेज को एग्जीक्यूट कैसे करें, उस नॉलेज को एग्जाम हॉल में अप्लाई कैसे करें, ये लॉजिकल एलिमिनेशन मेथड उसी चीज पर काम करता है। ये तुक्का नहीं है जैसे कि आप लोगों को बताया जाता है कि तुक्का कैसे लगाएं। यूपीएससी के एग्जाम में अगर आप तुक्का के ऊपर होते हैं डिपेंड, तो आपका कोई फायदा होने नहीं वाला। लॉजिकल एलिमिनेशन मेथड जीएस के पेपर में अप्लाई होती है और इससे आपको बेनिफिट होता है। मैंने यूपीएससी के कई एग्जाम को दिया हुआ है और पास किया हुआ है। मैंने सीडीएस को भी 3 बार एंड सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट को भी पास किया हुआ है, तो मुझे मालूम है। क्योंकि मैक्सिमम आप जीएस के पेपर में 45 से 50 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट कर पाएंगे श्योर शॉट विद एक्यूरेसी। आपको इतने ही क्वेश्चन आ रहे होंगे जब आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे लेवल में होगी, तब आप इतने क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाएंगे फॉर सीडीएस। सीडीएस में आपको जीएस में इतने क्वेश्चन ही आएंगे। अब आगे जब आपको आगे और क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं तब लॉजिकल एलिमिनेशन टेक्निक अप्लाई होती ही होती है। अब हम आपको इस वीडियो में लॉजिकल एलिमिनेशन टेक्निक्स प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर है वहां पे अप्लाई डायरेक्ट करके बताएंगे, दिखाएंगे कि कौन सा रूल कैसे वर्क करता है और कहाँ पे कैसे अप्लाई होता है। सो डोंट वरी, इस वीडियो को आप लास्ट तक देखें। अब क्योंकि आपका एग्जाम है 14th को, अब आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है कि आप पूरी बुक उठा करके पढ़ लेंगे, पूरा रिवीजन मार लेंगे। अब है स्मार्ट स्ट्रेटजी, क्योंकि स्मार्ट स्ट्रेटजी अब आपको अपनानी है। जो हार्ड वर्क आपको करना था वो आप कर चुके, अब है टाइम फॉर स्मार्ट वर्क। सो दीज आर द मेथड्स दैट आई एम गोइंग टू टेल यू एंड यू हैव टू फर्स्ट बिलीव ऑन दीज मेथड्स। क्योंकि अगर आपको इन मेथड पे बिलीव नहीं होगा तो आप इनको एग्जाम हॉल में सही से एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे, आप उनको प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे, आपको सेल्फ डाउट ही बना रहेगा। तो अगर आपने एक बार डिसीजन ले लिया है कि ठीक है, आप सबसे पहले एक नोट है आपके लिए, सबसे पहले तो आपको अपनी नॉलेज लगानी है। नॉलेज लगा के आंसर फाइंड करना है। अगर नॉलेज से आंसर आ रहा है तो उससे अच्छी कोई बात ही नहीं। आपको हर एक क्वेश्चन में 1 से लेकर के 120 क्वेश्चन तक सबसे पहले अपनी नॉलेज को ही लगाना है। इसके बाद आपको लगाना है लॉजिक, अप्रोक्सीमेट लॉजिक। ये साइंटिफिक वर्ड बोलते हैं अप्रोक्सीमेट लॉजिक। ये लॉजिक काम करते हैं यूपीएससी के एग्जाम में तो करते हैं, बाकी कोई भी एग्जाम का हमें पता नहीं। यूपीएससी के कोई भी एग्जाम हो, एनडीए हो, सीडीएस हो, सिविल हो, असिस्टेंट कमांडेंट हो, कोई भी एग्जाम हो, जीएस के पेपर में ये मेथड काम करते हैं। आपको ये बिलीव रखना है। अगर आपने एक बार डिसीजन ले लिया कि हाँ ठीक है, हम पहले अपनी नॉलेज लगाएंगे, उससे जितने क्वेश्चन मैक्सिमम हम सॉल्व कर पाएंगे वो करेंगे, इसके बाद ये लगाएंगे लॉजिकल एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, लॉजिकल एलिमिनेशन मेथड काफ़ी लोगों को हेल्प करता है। सीडीएस एग्ज़ाम काफ़ी फैक्चुअल होता है जो सीडीएस का एग्ज़ाम है, लेकिन फिर भी आप आराम से 40-50 क्वेश्चंस में लॉजिकल एलिमिनेशन आप लगा लेंगे। अब समझ लीजिए, अगर आप 50 क्वेश्चन में लॉजिकल एलिमिनेशन टेक्निक अप्लाई करते हैं, अगर आपके 20 रॉन्ग भी हो जाते हैं और 30 गलत, तो भी आपका 20 नेट क्वेश्चन सही। 20 अगर आपको 40 क्वेश्चन एक्यूरेट आते हैं और 20 क्वेश्चन इन ट्रिक्स से आपके सॉल्व हो जाते हैं, तो आपका सिलेक्शन होने के हाई चांस है। अगर आप इंग्लिश में अच्छा स्कोर करते हैं या मैथमेटिक्स में अच्छा स्कोर करते हैं तो। चलिए, अब आपको हम सही से एक्सप्लेनेशन देंगे। अब आपको हम बताएंगे कि ये ट्रिक्स अप्लाई कैसे होती हैं। सबसे पहली बात, आपको स्ट्रीट स्मार्टनेस जो है वो पेपर में भी दिखानी है। स्ट्रीट स्मार्टनेस, पेपर स्मार्टनेस दोनों सेम है। आपको स्मार्ट अप्रोच से ही पेपर को सॉल्व करना है। एक पॉजिटिव माइंड सेट के साथ ही आपको पेपर देना है कि यस, अगर आपका नहीं होगा तो किसका होगा।
क्योंकि आपने इतनी मेहनत की है, आपने इतने अपने आवर्स एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में दिए हुए हैं, आपने महीनों दिए हुए हैं, कई कई लोगों ने तो ईयर्स दिए हुए हैं इस प्रिपरेशन के लिए, एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए। अब वो टाइम आ गया है जहाँ पे आपको अपनी स्ट्रेटजी को एग्जीक्यूट करना है। अच्छे से अपनी स्ट्रेटजी को आप बनाइए, आपको अभी टाइम है 2 से 3 दिन, उसको आप डिवाइस कीजिए। आपको वही स्ट्रेटजी एग्ज़ाम हॉल में चेंज नहीं करनी है, क्योंकि मैंने देखा है काफ़ी स्टूडेंट एग्ज़ाम हॉल में जाकर के पैनिक मोड में स्ट्रेटजी को बदल देते हैं। नहीं, अगर आप यहाँ से डिसाइड करके गए हैं कि मेरी स्ट्रेटजी ये होगी, एग्ज़ाम हॉल में वाट एवर द सिचुएशन इज, यू हैव टू स्टिक टू योर ओन स्ट्रेटजी दैट यू हैव डिवाइस्ड। बात खत्म। पास हो फेल हो वो बात की बात है, लेकिन अपनी स्ट्रेटजी ही आप अप्लाई ना करो, वो एक बहुत बड़ा ब्लंडर होगा आपके लिए एग्ज़ाम हॉल में। ठीक है, अब आपको रूल्स पे ट्रस्ट करना है, पेपर को पॉजिटिव माइंडसेट से ही देना है, और दिस इज द टाइम फॉर एग्जीक्यूशन। डू और डाई आपके लिए अब सिचुएशन है, अभी नहीं तो कभी नहीं। अगर आपका नहीं होगा तो किसी का भी नहीं होगा। देखिए, एक इंग्लिश में एक कहावत है, फेक इट अंटिल यू मेक इट। जब तक आप कर न लें तब तक झूठ बोलो अपने माइंड से, सबसे, कि हाँ आपका सिलेक्शन होने वाला है, आप सिलेक्शन लेने जा रहे हो। जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो आपका ये फेक रियल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब ये कुछ रूल्स हैं जो आपको देखने ही देखने हैं, और इस वीडियो को आप 2 से 3 बार देखें, क्योंकि ये रूल्स मैं अभी जो पेपर आया हुआ है प्रीवियस ईयर का, उसमें अप्लाई डायरेक्ट करूंगा और आपको बताऊंगा कि ये कैसे इससे आंसर फाइंड करते हैं। लेकिन इस वीडियो को आप 2 से 3 बार देखें लास्ट तक एग्जाम देने से पहले, क्योंकि ये रूल्स आपके माइंड में इम्बाइब होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये रूल्स को आप सही से समझ गए तो मैं कह रहा हूँ कि आपको जीएस का जो फियर है, एक आपके दिमाग में एक फियर बैठा रहता है कि यार जीएस के पेपर में को पास कैसे करें, तो क्या होगा, तो ये आपको फियर दूर हो जाएगा। आप कॉन्फिडेंटली पेपर देने जाएंगे और अच्छा स्कोर करके आएंगे। अगर ये ट्रिक्स काम नहीं करती हैं, ये फेल होती हैं, मैं आपको यहाँ पे साफ साफ बता दूं, अगर ये ट्रिक्स फेल हो जाती हैं तो कट ऑफ नीचे जाएगी। सीडीएस फर्स्ट 2019 सभी ट्रिक फेल, तो यूपीएससी को कट ऑफ, जो सेक्शनल कट ऑफ होती जीएस की, वो 10 मार्क्स करनी पड़ी थी, एंड योर कट ऑफ फॉर ओटीए विल बी 69 मार्क्स गई थी। सीडीएस फर्स्ट 2019 जहाँ पे ये ट्रिक्स टिप्स पेपर काफ़ी हार्ड आया हुआ था, सब फेल हो गए थे, तो कट ऑफ 69 मार्क्स गई थी, और जीएस का सेक्शनल कट ऑफ 10 मार्क्स था। आप जा करके यूपीएससी की वेबसाइट में चेक कर सकते हैं, ये बिल्कुल वेल नोन फैक्ट है। अगर ये ट्रिक्स फेल होंगी तो कट ऑफ कम ही जाएगी। ठीक है, चलिए अब आपको बताते हैं रूल्स। सबसे पहला, डेटा। कोई भी डाटा हो, कोई फैक्ट हो, कोई स्टैट्स, जैसे कि कोई आपको साल दिया गया, ईयर दिया गया हो 1991, 1856, कोई भी ईयर, कोई भी फैक्ट दिया गया हो कि दिस इज द फर्स्ट, दिस इज द लास्ट, कोई भी डाटा, कोई संख्या आपको बारे में दी गई हो, जैसे कि 76%, 50%, ये मोस्टली रॉन्ग होते हैं। अभी हम आगे आपको क्वेश्चंस में करके दिखाएंगे। ये सेंटेंस में अगर किसी में ये चीज़ें दी गई हैं तो वो जनरली गलत होते हैं। ऐसा नहीं कि सारे सेंटेंस या सारे क्वेश्चंस जो आएंगे डाटा फैक्ट से वो रॉन्ग होंगे, लेकिन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन अप्रोक्सीमेशन पे काम करना है आपको। अगर 10 क्वेश्चन आते हैं फैक्ट और स्टेट के, 10 में से 7 रॉन्ग ही होंगे, 3 एक्सेप्शन है। तो आपको मोटे मोटे तौर पे जो अप्रोक्सीमेट उसको देखना है। ऐसे तो आप समझिए, जो डाटा है, फैक्ट्स हैं, वो मोस्टली यूपीएससी रॉन्ग देता है, वो फैक्ट्स को चेंज कर देता है, आपके माइंड के साथ खेलेगा। ठीक है, इसके बाद जैसे कि काफ़ी क्वेश्चन आते हैं हिस्ट्री में, कंटेम्प्रेरी वर्ड, तो कंटेम्प्रेरी वर्ड होते हैं वो रॉन्ग ही होता है, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन रॉन्ग होते हैं। अगर आपको श्योर पता है कि जैसे कि अकबर वाज कंटेम्प्रेरी टू महाराणा प्रताप, अगर आपको इतने श्योर हैं कि हाँ अकबर महाराणा प्रताप के समकालीन था या महाराणा प्रताप अकबर के समकालीन थे, अगर आपको इतना पता है तो ही आप उस क्वेश्चन को सही मारिए, टिक मारिए। अगर नहीं पता है तो उसको रॉन्ग ही समझिए। समझ गए। और यूपीएससी स्टेडली इंक्रीज, स्टेडली डिक्रीज, आपको
आपको क्वेश्चंस में देता है तो वो काफी मोस्टली रॉन्ग ही होता है। स्टेडली इंक्रीज ट्रेड है, किसी भी कंट्री से ट्रेड है, सर्विस है या इंपोर्ट है, ये ऑब्वियसली देता है कि ये स्टेडली इंक्रीज हो गया इन लास्ट 5 ईयर या लास्ट 10 ईयर, तो ये रॉन्ग ही होते हैं मोस्टली। यूपीएससी आपको किसी भी क्वेश्चन में मोर देन, लेस देन या कंपेयर कर रहा है, कंपैरिजन कर रहा है किसी चीज से किसी दूसरी चीज का, वो जनरली रॉन्ग होते हैं। एक्सट्रीम वर्ड जैसे कि ऑल, सेंटेंस में क्या होगा, ऑल आर करेक्ट, एनी, ओनली, डायरेक्टली, ड्रास्टिकली आर मोस्टली रॉन्ग, ये सब गलत होते हैं किसी भी सेंटेंस में। जैसे आपको दे दिया गया दिस इज द ओनली मेथड टू क्वालिफाई एग्जाम, ये गलत है। एंड जैसे उसने आर्टिकल दे दिया कि ऑल द स्टूडेंट विल क्वालिफाई यूपीएससी सीडीएस एग्जाम, तो ये सेंटेंस गलत है। जैसे बोल दिया कि स्टूडेंट डायरेक्टली क्वालिफाई द एग्जाम, ये भी गलत है। इस टाइप के जो होते हैं क्वेश्चंस वो यूपीएससी रॉन्ग देता है। अभी आपको ये रूल्स को अच्छे से याद कर लेना है, फिर मैं अभी आपको डायरेक्ट क्वेश्चन में अप्लाई जब करूंगा तब आपको और सही से समझ में आएगा। ठीक है, अब करना है, अब अपने ये रूल्स हैं कुछ, नेक्स्ट देखिए। अब ये कुछ रूल्स हैं अपने, जैसे कि सम, यूपीएससी हमेशा यूपीएससी जो सेंटेंस देगा वो प्योरली करेक्ट होगा, उसमें 1% रॉन्ग होने का कोई चांस नहीं। तो यूपीएससी खुद ऐसे सेंटेंस देता है जो एक्यूरेटली करेक्ट हो। जैसे कि सम, कैन, कुड अगर किसी सेंटेंस में है तो उसके राइट होने के काफी हाई चांसेस हैं। ऐसे क्वेश्चन ज्यादातर सही होते हैं, कैन, कुड, सम। और जैसे कि कोई कैन दे दिया गया कि क्योंकि कैन शो करता है पॉसिबिलिटी को, तो पॉसिबिलिटी आपको रहती है, किसी भी चीज की पॉसिबिलिटी तो होगी ही होगी। तो सम है, ये भी एक पॉजिटिव सेंटेंस है, कुड ये भी एक पॉजिटिव सेंटेंस है। तो ऐसे क्वेश्चंस या ऐसे आंसर सही ही होते हैं। ठीक है, अब साइंस एंड टेक, जैसे साइंस एंड टेक्स में 1, 2, 3 इस टाइप से क्वेश्चंस, सॉरी इस टाइप से ऑप्शन आए हैं कि पहले कुछ सेंटेंस देखें, 1, 2, 3 सेंटेंस, इसके बाद उनके आंसर दिए गए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, दूसरा, तीसरा, केवल दूसरा और तीसरा, केवल पहला। इस टाइप में ऑल आर करेक्ट अगर दिया गया है तो उसके सही होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि साइंस एंड टेक में ऑल आर करेक्ट ज़्यादातर सही होता है। अब ये है अपनी मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रिक। इस ट्रिक को आप यूपीएससी के 60% जो क्वेश्चंस आते हैं जीएस से, साइंस की बात नहीं कर रहा मैं क्योंकि सीरियस में साइंस भी पूछते हैं, जीएस के 60% क्वेश्चंस में इस ट्रिक को आप अप्लाई कर सकते हैं। जनरलाइज्ड कोरिलेटेड सेंटेंस, जो काफी यूपीएससी सेंटेंस बढ़िया मोस्ट सेंस मेकिंग जो सेंटेंस होते हैं वो मोस्टली 99% करेक्ट होते हैं। पॉलिटी में, जियोग्राफी में, इकोनॉमी में जो मोस्ट सेंसिबल हो, आपको सबसे पहले अगर कोई ट्रिक अप्लाई करनी है तो यही ट्रिक अप्लाई करनी है। जनरलाइज्ड कोरिलेटेड कोई सेंटेंस तो नहीं है, बस ये आपकी एक मास्टर ट्रिक है जिससे आपको काफी हेल्प होगी अगर आप इसको अच्छे से समझ गए और अप्लाई करना सीख गए तो। जनरलाइज्ड कोरिलेटेड सेंटेंस सही होते हैं जो मोस्ट सेंस मेकिंग सेंटेंस होता है, जिसको यूपीएससी 2 से 3 लाइन में बढ़िया से एक्सप्लेन करके देता है। मोस्ट ऑफ द चांस उसके सही होने के की प्रोबेबिलिटी बहुत ही हाई होती है। और ये हैं कुछ वर्ड्स, यूरोपियन यूनियन, विजयनगर, जैनिज्म, बुद्धिज्म, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। अगर ये ऑप्शन में दिए गए तो आप समझिए ये बिल्कुल इसके आंसर होने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है। यूपीएससी को मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन 3 से 4 साल में जो पूछे गए हैं, यूपीएससी हमेशा इन्हीं से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछता है तो उसके सही होने की प्रोबेबिलिटी काफी हाई होती है। अगर किसी ऑप्शन में ये दिए गए और आपको आंसर श्योरली नहीं मालूम है तो आप इन्हीं क्वेश्चन पे जा सकते हैं। विजयनगर हो गया, मौर्यन अंपायर हो गया, सॉरी जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखना भूल गया, जैसे कि विजयनगर अंपायर हो गया और मौर्यन अंपायर हो गया। मौर्य के बारे में अगर कोई दिया गया, अशोका हो गया, चंद्रगुप्त मौर्य हो गया, तो उनके सही होने के चांस काफी ज्यादा होते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, वर्ल्ड बैंक और हाँ, जैसे कि
कोई सेंटेंस है वहाँ पे आपको ऑप्शन में आ रहा है वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड बैंक, दूसरा है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, तीसरा है IMF और चौथा है एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो जो दो दो जो सिमिलर ऑप्शन है वर्ल्ड बैंक एंड वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, आंसर उसी के होने के चांस है, क्योंकि उसमें वर्ड वर्ड आ रहा है, इसमें वर्ड शब्द आ रहा है, इसमें भी वर्ड शब्द आ रहा है। ऐसे काफ़ी मैंने अप्लाई की हुई है ट्रिक्स, काम करती है ये वाली भी ट्रिक्स। अगर दो सेंटेंस में सेम टोन के ऑप्शंस दिए गए हैं तो उन्हीं टोन के आंसर होने का काफ़ी प्रोबेबिलिटी होती है। काफ़ी क्वेश्चन 60 से 70% वो सही हो जाते हैं, उनकी टोन सेम हो, राइमिंग सेम हो, राइमिंग। जैसे कि आपको दे दिया गया इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, और यहाँ पे दे दिया जाता है कि आपको मॉनेटरी पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी एंड इनकम। तो इन्फ्लेशन डिफ्लेशन राइमिंग सेम है, आंसर इन्हीं दोनों में से कोई एक होगा। ठीक है, these are rules, these are also some rules। ये वर्ड लाइक नो, नॉट, कैन नॉट, नेवर आर मोस्टली रॉन्ग, ये एक्सट्रीम सेंटेंस होते हैं, क्योंकि वो एग्जाम में अगर कोई चीज राइट है उसमें नॉट लगा करके उसको बड़ी आसानी से रॉन्ग कर सकता है। अगर कोई चीज सही है उसमें नो को डाल के और सही कर उस क्वेश्चन उस सेंटेंस को रॉन्ग कर सकता है। नेवर को डाल के यूपीएससी उस सेंटेंस को रॉन्ग कर सकता है। ये यूपीएससी मैक्सिमम क्वेश्चन में मैक्सिमम क्वेश्चन में या ज़्यादातर क्वेश्चन में ये ट्रिक अप्लाई करता है यूपीएससी खुद। तो आपको ऐसे क्वेश्चन को मोस्टली रॉन्ग करना है जब तक आप श्योर शॉट ना हो। अब आते हैं, ये ट्रिक मेरी ट्रिक है। अगर हिस्ट्री का कोई क्वेश्चन है, अगर आपको हिस्ट्री में 4 ऑप्शन दिए गए 1 2 3 4, अगर आपको आंसर नहीं पता है कि इसका आंसर ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, कोई भी होगा, और आप उस आंसर को अटेम्प्ट करना चाहते हैं, आपको कोई ऑप्शन का आंसर बिल्कुल नहीं पता है, तो आप हमेशा फर्स्ट आंसर को टिक कर दीजिए। मोस्ट ऑफ द टाइम आपका सही जाएगा, 10 में से आपके 6 तो सही निकल देगा। ये ट्रिक यूपीएससी हिस्ट्री के जो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन देता है, अगर आपको आंसर नहीं आ रहा है आप उसमें आप ए ऑप्शन में जाइए, उसके सही होने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी हाई होगी। और आपको क्वेश्चन ज़्यादा छोड़ने नहीं है। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस अगर आप 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर पा रहे हैं 100% अटेम्प्ट कीजिए। 3 ऑप्शन भी अगर आप एलिमिनेट कर पा रहे हैं तो भी उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए। जिस क्वेश्चन में ना तो आपने वो क्वेश्चन कभी सुना, ना वो ऑप्शन जो है वो कभी सुने, ना आप ट्रिक अप्लाई बिल्कुल कर पा रहे हैं, तभी आप छोड़िए ऐसे क्वेश्चंस को। वरना मैं आपको बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप ऐसे क्वेश्चन को छोड़ें। आपको जिस क्वेश्चन में साम दाम दंड भेद अगर आप लगा पा रहे हैं तो उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके आएंगे ही आएंगे। ये एक स्मार्ट स्ट्रेटजी है। आपने हार्ड वर्क कर रखा है, आप 6 महीने से साल भर से इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपका हार्ड वर्क कंप्लीट हो गया। अब आपको उस हार्ड वर्क को स्मार्ट वर्क में कैसे अप्लाई करते हैं, कैसे एग्जीक्यूट करते हैं, वो करना है। ठीक है, एंड ये कुछ प्रिकॉशन है। जो ये रूल्स हैं हर एक टाइम आपको, जो ये रूल्स हैं हर एक टाइम आपको फायदा नहीं पहुंचाएंगे। ये रूल्स कभी कभी फेल भी होते हैं, बट मोस्ट ऑफ द जो केसेस हैं 60 to 70% ये आपको राइट आंसर देंगे ही देंगे। ये आइडियल वे इज इम्पॉसिबल, ये मैं नहीं कह रहा, गौतम बुद्ध ने कहा था। किसी भी चीज को अटेम्प्ट करने का या कुछ भी काम करने का कोई आइडियल तरीका कभी होता ही नहीं है। आप कितने भी साल या कितने भी मंथ्स आप तैयारी कर लें, आपकी कभी प्रिपरेशन टॉप नॉच होगी ही नहीं, आप कभी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर होंगे ही नहीं। आप हमेशा एग्जाम के लिए अप्रॉक्सीमेटली प्रिपेयर रहते हैं बस। आइडियल तरीका कुछ होता ही नहीं है पेपर को सॉल्व करने के लिए या पेपर को पास करने के लिए। आप 1 घंटे पढ़ें या 100 घंटे पढ़ लें, जब आप एग्जाम हॉल में जाएंगे आपको फियर होगा, आप
ऐसा आपको महसूस होगा कि यार मैंने तो कुछ पढ़ा ही नहीं, कुछ याद ही नहीं आ रहा है, अभी नहीं, थोड़ा सा मुझको टाइम और एक्स्ट्रा मिल जाता तो मैं और अच्छा परफॉर्मेंस दे पाता। ऐसा होता नहीं है, आपको अप्रॉक्सीमेट वे में काम करना है और अप्रॉक्सीमेट वे में आपको ही सबसे ज़्यादा फायदा मिलने वाला है। ठीक है, अब आपको हम बताते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में अप्लाई करके ये ट्रिक्स अप्लाई कैसे होती हैं। ठीक है, चलिए अब इन ट्रिक्स को अप्लाई करते हैं। अब देखते हैं कि इन ट्रिक्स से आपको अप्लाई कैसे करना और ये क्या बेनिफिट देती हैं आपको। ठीक है, ये जो ट्रिक्स हैं हर एक क्वेश्चंस में काम नहीं करेगी, इसीलिए आपको हर एक क्वेश्चंस में अप्लाई भी नहीं करना है, क्योंकि यूपीएससी सीडीएस के जो काफ़ी क्वेश्चंस होते हैं वो फैक्चुअल होते हैं। चलिए अब चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे ट्रिक्स को अप्लाई आपको ये जो कॉन्सेप्ट है रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी, ये तो जाने ही यार पढ़ के। ठीक है, हाँ। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में अपनी ट्रिक्स अच्छे से अप्लाई होगी। यहाँ पे अपनी ट्रिक्स सेम टोन वाली, कि जो भी क्वेश्चंस में टोन सेम होती है उसमें आंसर उन्हीं दोनों में से कोई एक होता है, जैसे कि क्राउडिंग इन एंड क्राउडिंग आउट। तो इस क्वेश्चन नंबर 4 में जो आंसर है इन दोनों में से कोई एक है, क्योंकि इनकी टोन सेम है, ये सेम राइमिंग पे बात कर रहे हैं। और यूपीएससी में ऐसा होता है अक्सर कि जो भी क्वेश्चंस में टोन सेम होती है, सेम राइमिंग पे बात कर रहे होते हैं, वो आंसर उन्हीं में होता है। एंड योर राइट आंसर इज क्राउडिंग इन। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं आगे। हाँ, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 में भी आपकी जो सेम टोन वाली है वो काम करेगी। बैंक रेट, नॉमिनल इंटरेस्ट रेट, तो जो आंसर होगा इन्हीं दोनों में से एक होगा, क्योंकि दो ऑप्शन रेट की बात कर रहे हैं। तो आपको समझना है कि अब आप जो ये दो क्वेश्चन है सी और डी, इनको आप हटा सकते, एलिमिनेट कर सकते। अब बचे 50-50। तो जब आपके कोई भी क्वेश्चन में 50-50 अप्रॉक्सीमेशन बचे या प्रोबेबिलिटी बचे, तो आपको वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करके ही आना है। एंड द राइट आंसर इज नॉमिनल इंटरेस्ट रेट। ठीक है, ये ट्रिक अप्लाई होती है भाई हर एक पेपर में, यूपीएससी के जीएस के अप्लाई होती है। हाँ, हर एक क्वेश्चन में नहीं होती, लेकिन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में होती है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट गांधी इरविन पैक्ट ऑफ 1931 इज करेक्ट। कौन सा ये सही है? पहला ऑप्शन, द गवर्नमेंट वुड नॉट रिलीज, नॉट लगा हुआ, नॉट वाले सेंटेंस मोस्टली रॉन्ग होते हैं, मैंने आपको पहले बता चुका। और दूसरा, द गवर्नमेंट वुड नॉट रिलीज दोज प्रिजनर्स, नॉट लगा है, रॉन्ग होगा। आपको ट्रिक को पहले नॉलेज को अप्लाई करना, इसके बाद ट्रिक अप्लाई करनी। जब आप ट्रिक अपनी नॉलेज को पूर्णता फुल्ली अप्लाई कर चुके हो, आपको आंसर ना मिल रहा हो, तभी आप इन ट्रिक्स को अप्लाई करेंगे। ठीक है, अब आते हैं नॉट लगा है, रॉन्ग होगा। द कांग्रेस डिड नॉट एग्री टू द सस्पेंशन ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, नॉट लगा है, रॉन्ग होगा। द कांग्रेस एग्रीड टू टेक पार्ट इन द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, एंड दिस इज योर राइट आंसर। ट्रिक काम करी। ठीक है, अब आते हैं अपने हिस्ट्री के क्वेश्चन की ओर। हिस्ट्री में मैंने आपसे बताया था अगर आपको आंसर आ रहा हो तो ठीक, अगर नहीं आ रहा हो तो आपको ऑप्शन फर्स्ट की ओर जाना है। लेकिन यहाँ पे आपकी ट्रिक फेल कर रही है, यहाँ पे ऑप्शन है डी। कोई बात नहीं, आगे काम भी पास भी होगी। यहाँ पे भी आपकी जो ट्रिक है ये फेल कर रही है, लेकिन अभी हम इसको फेल नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि अभी ये यूपीएससी के द्वारा राइट आंसर नहीं आया है, लेकिन इसका वैसे आंसर डी है। तो यहाँ पे भी ट्रिक फेल हो गई। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। अब आते हैं अपनी जो मैंने बताई थी सबसे मोस्ट मास्टर ट्रिक, जनरलाइज्ड कोरिलेटेड स्टेटमेंट वाली, वो समझते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एक्ट 5 ऑफ 1843 रिलेटिंग टू स्लेवरी इन इंडिया इज करेक्ट। ठीक, आपको अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो आप हिंदी वाले को भी पढ़ा करें। हिंदी वाले से जब आप पढ़ेंगे, हम लोग हिंदी में सोचते हैं, हमारी इंग्लिश कितनी भी अच्छी हो जाए, हम लोग हिंदी में सोचते हैं, तो हम लोग हिंदी में काफ़ी इफेक्टिवली समझ सकते हैं। अब यहाँ पे लगाते हैं जनरलाइज्ड कोरिलेटेड वाली अपनी ट्रिक। पहला, इट गिव द मास्टर द राइट टू विलफुली कीप दियर स्लेव्स टाइड इन दियर स्टेट। ऐसा तो नहीं है, क्योंकि ये आया था स्लेवरी एक्ट, आप बांध कर तो नहीं रख सकते थे। अपना आपको यहाँ कॉमन सेंस लगानी है। एग्ज़ाम हॉल में ये कॉमन सेंस लगाना थोड़ा टफ होता है, लेकिन अगर आप लगा पाएँ सही से तो आप आंसर तक पहुँच जाएंगे। अब पढ़ते हैं अपना
दूसरा ऑप्शन, इट डिनाइड द मास्टर द यूज़ ऑफ कोर्ट टू एसेट दियर क्लेम्स ऑन स्लेव्स। ठीक है, चलिए इसमें आप नहीं बता सकते क्या होगा। द लॉ कोर्ट्स एंड मास्टर वर्कड ज्वाइंटली इन रिजॉल्विंग द केसेस ऑफ डिसर्शन। चलिए इसमें भी आपको पता नहीं है, इसमें कोई ट्रिक सही से अप्लाई नहीं हो रही है। अब आते हैं फोर्थ ऑप्शन, द स्लेव्स बिकम द ओनर ऑफ द लैंड। ऐसा हो ही सकता कि कोई भी स्लेव ऑनर बन जाए, ऐसा होगा ही नहीं। अब आते हैं बी और सी। अब आपको दो ऑप्शन तो आपने एलिमिनेट हो गए, आपके ए भी नहीं होगा और डी भी नहीं होगा। अब आते हैं सी डी में। इसमें से डेजर्सन किसी स्पेसिफिक बात कर रहा है। कोई एक्ट कभी किसी स्पेसिफिक चीज़ के लिए नहीं बनाया जाता जल्दी, उसमें काफ़ी वाइड स्कोप होता है एक्ट में। तो अगर आप ऐसे कर सकते तो आपका आंसर वहीं पे आपको फाइंड हो जाता। तो इसका राइट आंसर है बी। लेकिन अगर आप ऐसे नहीं भी आप कर रहे हैं तो आप ये दो ऑप्शंस तो हटा देंगे इजीली। अब बचे दो ऑप्शन, आप इन दो ऑप्शन में खेलेंगे और अपना लॉजिकल एलिमिनेशन पूरा अपना सारी बुद्धि इसी में लगाएंगे और आंसर को निकालेंगे। नेक्स्ट आप बताते हैं आगे हिस्ट्री। आपको कुछ नहीं पता, आप आंसर ए में टिक मार दो, सही है और ए ही सही है। ठीक, इसके बाद आते हैं अपने ऑप्शन। आप क्वेश्चन पढ़ें, ऑप्शन देखिए। क्वेश्चन नंबर 12, द अमर नायका सिस्टम वॉज अ मेजर पोलिटिकल इनोवेशन इन विच ऑफ द इम्पेरियल रूलर्स। चोला, चालुक्य, गुप्ता, विजयनगर। मैंने बताया था जैनिज्म, बुद्धिज्म, मौर्य, विजयनगर, यूरोपियन यूनियन, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, वर्ल्ड बैंक। ऐसे अगर आपको ऑप्शन में ये चीज़ें देखने को मिल रही हैं तो वही आंसर होंगी। विजयनगर इज द राइट आंसर। ठीक है, अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। किरण, नॉलेज इनोवेशन इन रिसर्च एडवांसमेंट थ्रू नर्चरिंग इज एन इनिशिएटिव टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज टू वुमेन साइंटिस्ट्स हु। अब आते हैं अपनी यहाँ पर जनरलाइज्ड कोरिलेटेड स्टेटमेंट। जो सबसे मोस्ट सेंसिबल जो ऑप्शन होगा वही आंसर ही होगा। हैड अ ब्रेक इन करियर ड्यू टू द फैमिली रीजन्स। ये सब आपको कंफ्यूज करने के लिए होता है, जैसा कुछ नहीं होता। और परस्यूइंग इनोवेटिव अच्छा शब्द, मोस्ट सेंसिबल शब्द है, ठीक, ये आंसर हो सकता है। हैव कोलैबोरेशन प्रोजेक्ट विद लैब इन फॉरेन कंट्रीज, स्पेसिफिक है, फॉरेन कंट्रीज दे दिया गया। स्पेसिफिक चीज, स्पेसिफिक बात कर रहा है यूपीएससी। स्पेसिफिक बातें वाले जो क्वेश्चन होता है वो कम सही होते हैं उनमें। ठीक है, हैविंग लीडिंग एज प्रोजेक्ट इन नैनो टेक्नोलॉजी, नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी। किसी एक की बात कर रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी हो सकती है, तो ये रॉन्ग है। तो आपका सही है, ये इनोवेटिव है, ये मोस्ट सेंसिबल है। तो आप ये ऐसे करके आपको वहाँ पे आंसर फाइंड करने, पूरा पढ़ के कोई नहीं जाता, आप कितना भी पढ़ लें आपको ये क्वेश्चंस ऐसे ही बनाने पड़ेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे अपनी ट्रिक अप्लाई होगी, द मोस्ट सेंसिबल वाली। निधि इज एन अम्ब्रेला स्कीम फॉर द प्रमोशन ऑफ यंग एंड एस्पायरिंग इनोवेटर, साइंटिफिक रिसर्च, प्राइमरी हेल्थ केयर, प्राइमरी एजुकेशन इन द रूरल एरियाज। ये तीनों जो बात कर रही हैं ये एक स्पेसिफिक किसी एक चीज़ के लिए बात कर रही हैं और ये हर एक की बात कर रहा है। यंग एंड एस्पायरिंग इनोवेटर काफ़ी वाइड स्कोप में बात कर रहा है, तो आपका ऑप्शन यही होगा। ठीक है, अब आते हैं अपने 17 क्वेश्चन में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट DDU-GKY योजना इज नॉट करेक्ट। अब आपको नहीं मालूम है कौन सा सही नहीं है, अब आप ऑप्शन पढ़ें। इट इज ए स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम, हो सकता है क्योंकि जो पॉलिसी होती है उसमें स्किल, इनोवेशन, रूरल एरिया एंड डेवलपमेंट, एडुकेशन वाली जो बातें हों, जो ये बोल बच्चन हो, ये सही होते हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लेसमेंट ऑफ वेज एम्प्लॉयमेंट। इट रिलाइज इंटायरली ऑन स्किल ट्रेनिंग बाय गवर्नमेंट एजेंसीज। इंटायरली मतलब पूर्णता, ये एक रॉन्ग सेंटेंस है। किसी चीज़ के ऊपर इंटायरली आप रिलाई नहीं कर सकते। ठीक है, ऐसे ही काम करती हैं, आपको 2 से 3 बार देखना है और आगे बढ़ जाना है टिक मार के। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना आर करेक्ट। इट इज अ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पॉवर्टी रिडक्शन स्ट्रेटजी, ठीक है। इट इज सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम फॉर द रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। इट प्रोवाइड्स कनेक्टिविटी इन रूरल एरिया। अगर कोई भी सेंटेंस में आप कुछ रॉन्ग फाइंड नहीं कर पा रहे हैं और वो किसी पॉलिसी या किसी स्कीम की, योजना की है, तो उसमें जनरलाइज्ड कोरिलेटेड स्टेटमेंट सही होते हैं। जो वाइड एंगल में या वाइड स्कोप में बात कर रहे हो वो मोस्टली सही ही होते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये तो फैक्ट है भाई, यूपीएससी फैक्ट। तो अब यूपीएससी सीरीज में काफ़ी फैक्ट आ रहे हैं। ठीक, आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 26, द सिचुएशन वेयर द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ रियल GDP फॉल्स शॉर्ट ऑफ पोटेंशियल GDP।
अगर आपने थोड़ा सा भी पढ़ा होता तो आप ये 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर देते, क्योंकि ये इनका डिमांड साइड या सप्लाई साइड से कोई लेना देना नहीं है। अब आप फंसते तो रिसेशनरी गैप या इन्फ्लेशनरी गैप में। अब आप अगर आप वैसे अपनी ट्रिक अप्लाई करते तो यहाँ पे आप फंस जाते, क्योंकि यहाँ पे दोनों जो चारों ऑप्शन है वो सेम राइमिंग वाले हैं। ठीक है, इन्फ्लेशन, गैप गैप, रिसेशनरी इन्फ्लेशनरी, सभी में सेम राइमिंग है। CD में सेम है, AB में सेम है। अगर अब आपको थोड़ा सा भी पता होता कि नहीं यार ये ना तो डिमांड है या अरे ऐसा कोई बात नहीं करता है, डिमांड एंड सप्लाई की कोई बात नहीं है, तो आप अपने आंसर तक आसानी से पहुंच सकते थे। राइट आंसर इज रिसेशनरी गैप। अब आ गया हिस्ट्री। अब हिस्ट्री आ गई। हिस्ट्री में क्वेश्चन नंबर 29, फ्रैंकोइस बर्नियर वाज फिजिशियन 2। अगर आपको आंसर नहीं पता है, आप यहाँ पे ऑप्शन ए लगाते तो ट्रिक फेल कर जाती। ये क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी राइट है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Which one of the following British firm was taken over by Surajmal Nagarmal Group? And the right answer is MacLeod. आप ए लगाते सही हो जाता। In which of the following statement with regard to the Rotwari settlement is not correct? कौन सा सही नहीं है? अब पढ़ते हैं। In the southern and western India the Rotwari settlement was developed। चलिए ठीक है। Rotwari was in principle to direct contact between the Rot and स्टेट। चलिए ठीक है, देखते हैं आगे। इट मीन्स टैक्स कॉन्ट्रैक्ट वैलिड यूजली फॉर 30 ईयर्स। ये फैक्ट आ गया। फैक्ट यूजली रॉन्ग और नॉट करेक्ट पूछ भी रहा है, तो सही आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 32, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ब्रिटिश इंडियन मेडिकल सर्विसेज इज नॉट करेक्ट। ये फैक्ट है 1764। इसके करेक्ट नहीं होने की हाई प्रोबेबिलिटी। आप सबसे पहले फैक्ट देखना है और यही आपका आंसर है। यहाँ पे नेवर भी आया हुआ है, लेकिन बाकी सी और डी आप इजीली एलिमिनेट कर सकते हैं। अगर आप कंफ्यूज होंगे भी, ट्रिक अप्लाई भी आप करेंगे तो आप नेवर या फैक्ट में कंफ्यूज होंगे, तो आपका इसका राइट आंसर ए है। जो फैक्ट है, फैक्ट वाले क्वेश्चन मोस्टली रॉन्ग होते हैं। ये एक एक्सट्रीम सेंटेंस है, लेकिन ये कुछ एक्सेप्शन भी हो सकता है। ऑलवेज, ओनली, एनी, ऑल, ये रॉन्ग होते हैं। अब आप ऑप्शन 4 को कट कर दीजिए। अब आपके पास 3 ऑप्शन बचे। अब अगर आपको कुछ पॉलिटी आती है ठीक से तो आप ऑप्शन में पहुंच सकते हैं बी। अगर आप किसी एक या 2 ऑप्शन को एलिमिनेट कर पा रहे हैं तो आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट जरूर करें। ठीक है, अब आते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। ये पॉलिटी का क्वेश्चन है, अभी पॉलिटी है। पॉलिटी में फर्स्ट ऑप्शन पे आप ना जाएं। लीगल पॉजिटिविज्म, मेंट ऑफ कंसेंट। चलिए अब आते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन, मिक्स्ड फार्मिंग, ट्रक फार्मिंग, प्लांटेशन एग्रीकल्चर। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अगर आप यहाँ पे ट्रिक अप्लाई करते हो तो फेल हो जाते हैं। यहाँ पे मिक्स्ड फार्मिंग, ट्रक फार्मिंग, फार्मिंग सेम राइम है, पर आंसर इसका है ऑप्शन ए। यहाँ पे आप फेल हो जाते हैं, लेकिन पूछा भी तो गया। मिल्पा एंड लेडांग, ये डायरेक्ट साफ NCERTs में दिया गया है। तो पहले नॉलेज लगानी है, बाद में आपको लगाना है ट्रिक्स एंड लॉजिकल एलिमिनेशन मेथड। अब यहाँ पे आप जनरलाइज्ड को रिलेटेड वाली क्वेश्चन नंबर 40 में लगा सकते हैं। वेलफेयर अप्रोच, बेसिक नीड अप्रोच, इनकम अप्रोच, कैपेबिलिटी अप्रोच। तो जो सबसे वाइडर टर्म है वेलफेयर एंड कैपेबिलिटी, आंसर इन्हीं दोनों में से कोई एक होगा। राइट आंसर इज ए। बेसिक नीड अप्रोच किसी एक चीज़ की बात कर रहा है, इनकम किसी स्पेसिफिक चीज़ की बात कर रहा है, पर कैपेबिलिटी वाइडर स्कोप है। वेलफेयर एक वाइडर स्कोप है। अगर आपको आंसर अगर तुक्का मारना भी है या गैसिंग करनी भी है तो आप ए या डी में ही करें, और ए इज़ द राइट आंसर। ऐसे ही समझना है आपको। सारा कुछ किताबों में या कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट वाला आपको बता ही नहीं पाएगा। इस यूपीएससी में जो स्पेसिफिक चीज़ें होती हैं वो रॉन्ग होती हैं मोस्टली। वो हमेशा वाइडर टर्म में बात करता है यूपीएससी। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अब आते हैं यहाँ पे अपनी सेम टोन सेम राइम एंड जो क्वेश्चन में एक दूसरे के मोस्ट सेम बात कर रहे हो वही आंसर होंगे। इट इज़ मैक्सिमम, कौन सा सही नहीं है। इट डिफ्लेक्ट द विंड इन द राइट डायरेक्शन, इट डिफ्लेक्ट द विंड इन द राइट डायरेक्शन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर से साउदर्न हेमिस्फीयर। ये दोनों सेम राइम के क्वेश्चन है, आंसर इन्हीं दोनों में से एक होगा। बाकी ऊपर ए बी आप उनको एलिमिनेट कर दीजिए। ठीक है, एंड योर राइट आंसर इज ऑप्शन सी। ऑप्शन सी ही आपका सही नहीं है और आपसे सही नहीं ही पूछा है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 44,
हिस्ट्री पता है तो ठीक, नहीं पता है तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। अगर आपको ये ट्रीटीज का क्रोनोलॉजी मालूम है तो आप अरेंज करें, नहीं मालूम है ऑप्शन ए टिक मारें। अगर आप अटेम्प्ट करना चाहते हैं क्वेश्चन तो आपका ये क्वेश्चन सही जाएगा और इसका सही आंसर है ए। अभी जैसे यहाँ पे 47 है, 47 का भी श्योर आंसर तो मालूम नहीं है, ए या बी में कोई एक होगा। लेकिन अब यूपीएससी का आना, अगर आप एक हिस्टोरियन है तो आप ट्रिक पे जाते हैं तो आप ए अटेम्प्ट करके आ सकते हैं, आपके सही होने के चांसेस हैं। क्वेश्चन नंबर 49 में बात कर रहा है फॉलोइंग नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ नीति आयोग का ऑब्जेक्टिव नहीं है। इट प्रोवाइड्स अ क्रिटिकल डायरेक्शंस एंड स्ट्रेटेजिक इनपुट फॉर डेवलपमेंट प्रोसेस। ये एक जनरल टर्म है, सही हो सकता है। इट फंक्शन एज ए थिंक टैंक, कि काम है उस नीति आयोग का, इतना आपको मालूम होना चाहिए। इट मॉनिटर्स एंड इवेल्युएट, बिल्कुल मॉनिटरिंग या इवेल्यूएशन तो कर ही सकता है, अगर 1% भी कर रहा है तो ये सेंटेंस सही है। इट ऑफर्स अ प्लेटफॉर्म फॉर रेजोल्यूशन ऑफ इंटर स्टेट कॉन्फ्लिक्ट टू प्रोवाइडर ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट रिजॉर्ट। भाई ये कैसे सही हो सकता है, तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का काम है, तो उसका आंसर डी है। ऐसे अपनी आंखें खुली रखनी है। यहाँ पे ट्रिक आप अप्लाई कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 56 में। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट प्राइमरी वेव्स और इज नॉट करेक्ट, दे आर सिमिलर टू साउंड वेव। चलिए ठीक है, दे कैन ओनली ट्रैवल, ओनली वाला बताया तो रॉन्ग होता है, यही रॉन्ग है। दे ट्रैवल थ्रू गैसियस इन मूव टू फास्टर फर्स्ट टू अराइव इन सरफेस, ठीक है। ओनली, एनी, ऑल, इस टाइप के जो सेंटेंस होते हैं वो रॉन्ग होते हैं। जैसे कि 57 नंबर जो क्वेश्चन है, 57 नंबर क्वेश्चन में सेम टाइमिंग है, सॉरी सेम टोन है एंड सेम राइम है। अगर आपको एक भी पता है कि इनमें फॉस्फोरस होता है या पोटास नहीं होता है तो आप अपने आंसर तक पहुंच सकते हैं। राइट आंसर डी है, रिच इन पोटास बट पुअर इन द फॉस्फोरस। डेट एनसीईआरटी की क्लास 11th की जो बुक है उसमें साफ साफ लिखा हुआ है। तो आपको थोड़ा सा पढ़ना है और थोड़ी सी नॉलेज लगानी। आप ए और बी को एलिमिनेट कर देते, सी डी में फंसते, तो आप डी इज राइट आंसर। हिस्ट्री आ गई, हिस्ट्री में आंसर पता है तो ठीक, नहीं पता है तो आंसर ए इज राइट आंसर, ए सही है। क्वेश्चन नंबर 59, विच ऑफ द फॉलोइंग सोशल एक्टिविस्ट्स persuaded गांधी जी नॉट टू रेस्ट्रिक्ट द साल्ट मार्च टू प्रोटेस्ट ऑफ मैन अलोन। कमला देवी चट्टोपाध्याय। पता है तो ठीक, नहीं पता है तो ए ट्रिक मारो, आंसर सही हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 60 में आपकी ट्रिक यहाँ पे फेल कर रही है, ए वाली हिस्ट्री क्वेश्चन है लेकिन आंसर इसका डी है, तो फेल भी करती है भाई, ऐसा थोड़ी नहीं सभी में लग जाएगी। अब यहाँ पे पास कर रही है, पता है तो ठीक, नहीं पता है तो ए लगाओ, सही है। जो अकबर से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं उसमें तो आपको पता ही होना चाहिए क्या है, कैसी चीज़ें हैं। अब हर एक चीज ट्रिक से अगर अप्लाई आप करेंगे तो हो चुका काम। नेक्स्ट चलते हैं हिस्ट्री का। हु क्वेश्चन नंबर 65, हु एमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ मराठी केसरी। पता है तो ठीक, नहीं ऑप्शन ए लगाओ, आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66, विच मेगा पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग इज डेजिग्नेटेड एज द नवरत्ना स्टेटस। यहाँ पे आप लगा सकते हैं सेम टोन वाली, भारत पेट्रोलियम, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, एंड राइट आंसर इज डी। ट्रिक काम करती है और मैं ऐसे ही अपने पेपर को सॉल्व करता हूँ। पहले मुझे जो क्वेश्चन आ रहे होते हैं वो मैंने श्योर शॉर्ट वहाँ पे टिक कर दिए, इसके बाद वो उनका गोला फिल कर दिया। देन जो क्वेश्चंस होते हैं हमारे रिमेनिंग उनमें आए, नॉलेज लगाई, अपनी लॉजिकल एलिमिनेशन मेथड लगाया, आंसर निकाला, और मैं मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आता था। और मेरा हुआ है, और मेरे आपके साथ मेरा भी एग्ज़ाम है। जैसे कि सोशल सिक्योरिटी की बात हो रही है तो आप यहाँ पे सोशल सिक्योरिटी कोई भी पॉलिसी हो उसका 1% हिस्सा या 0.1% भी अगर सोशल सिक्योरिटी की बात कर रहा होगा तो वो सही होगी, और इसका आंसर सी होगा। सोशल सिक्योरिटी, पब्लिक वेलफेयर, रूरल डेवलपमेंट। जब आपको बिल्कुल श्योर ना पता हो तो आप ऑल ऑफ देम में जाएंगे। कैपेबिलिटी अप्रोच, इस टाइप के क्वेश्चंस अगर कोई भी स्कीम में आ गए, और वो स्कीम ऐसे ही क्वेश्चंस के लिए बनाई जाती हैं, सोशल वेलफेयर एंड पब्लिक वेलफेयर, तो आपको ऑल ऑफ देम में करेक्ट करनी है। अब आप यहाँ पे ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 74, ऑल द सीट्स ऑफ पंचायत आर फिल्ड बाय पर्सन्स चूजन बाय डायरेक्ट इलेक्शंस। अब आप बोल देंगे कि आपने बताया था ऑल रॉन्ग है, डायरेक्ट इलेक्शन रॉन्ग, लेकिन ये तो भाई डायरेक्ट लक्ष्मीकांत में लिखा है साफ साफ, तो आपको पता होना चाहिए। जैसे ऑल द सीट्स ऑफ इंडिया हैव अ 3 tier सिस्टम्स,
यहाँ पे ऑल भी दिया गया है, फैक्ट भी दिया गया है, तो 4 तो सही हो नहीं सकता। 4 कट किया, बी इसी में ऑप्शन है। अब आपको ये देखना है कि आपका इनमें कौन सा सही है। राइट ऑप्शन इज बी। ये तो पॉलिटी में का साफ साफ पॉलिटी में है, आप जा कर के पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 की ओर बढ़ते हैं। पॉलिटी का क्वेश्चन है। पॉलिटी तो आपको पढ़नी पड़ेगी। पॉलिटी में ट्रिक्स अप्लाई होती हैं, पर पॉलिटी में एक्सेप्शंस काफ़ी होते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 76, आप यहाँ पर ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं। फॉलोइंग नॉट करेक्ट, कौन सा सही नहीं पूछा गया है। तो जैसे कि अब इसमें नेवर लगा हुआ है, नेवर मैंने बताया हुआ था, आपका यही आंसर है नेवर। नेवर बहुत ही एक्सट्रीम सेंटेंसेस के रॉन्ग होने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई होती है। एक्सट्रीम सेंटेंसेस के रॉन्ग होने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा होती है, ठीक है। अब अगर आप लोग हमसे बोलेंगे तो हम किसी 1-2 साल के जो पेपर्स है वहाँ पर भी ये ट्रिक्स अप्लाई करके दिखा देंगे। करंट अफेयर, जो एनडीए सीरीज के बच्चे होते हैं वो मैंने देखा वो करंट अफेयर इतना पढ़ते हैं कुछ कहने को नहीं, लेकिन करंट अफेयर आती नहीं इतनी यूपीएससी के एग्ज़ाम में। वो अगर करंट अफेयर देगा भी तो काफ़ी इंटरलिंक करके देता है, तो आप उससे आंसर फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 96 में आप मिक्स्ड क्रॉपिंग, इंटर क्रॉपिंग दोनों सेम राइमिंग खेल के, अगर आपको थोड़ा सा भी आपने एनसीईआरटी बुक पढ़ी हुई है तो आप इन दोनों को एलिमिनेट कर देंगे कि यार फार्मिंग तो नहीं होगा, जो आंसर होगा ए या बी में ही होगा, एंड इसका आंसर है बी, इंटर क्रॉपिंग। ये तो आपको सॉल्व करने हैं, साइंस के क्वेश्चन है भाई। यहाँ साइंस के क्वेश्चन में कोई ट्रिक नहीं लगती। हाँ, यूपीएससी के जो आईएएस के एग्ज़ाम है वहाँ पे ये ट्रिक्स का और अच्छे से काम करती हैं। अभी यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 104 साइंस का क्वेश्चन है। फैक्ट दे रहा है अननोन फैक्ट 2 हायर न्यूक्लियाई, ये रॉन्ग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। अब आपको ये 2 ऑप्शन बचे हैं, यहाँ पे आपको जो मोस्ट सुटेबल आंसर लगे उसको टिक करना है, एंड द राइट आंसर इज 1 and 2 ओनली। जैसे क्वेश्चन नंबर 106 में 3 क्वेश्चंस में सेम राइमिंग है, तो ऑप्शन डी तो नहीं होगा, बाकी 3 आंसर हो सकते हैं। तो आपको इन्हीं तीनों में से आपको देखना है कि आंसर क्या होगा। ऐसे ही आपको अपने ऑप्शंस को एलिमिनेट करना है, आंसर निकालना है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 109। अब यहाँ पे अपनी ट्रिक अप्लाई होगी, जनरलाइज्ड को रिलेटेड, ठीक है। ओनली होगा नहीं, रॉन्ग हो जाएगा। इसके बाद एन एंटीबायोटिक इज अ कार्बोहाइड्रेट इन इट्स केमिकल नेचर, वेयर एज अ वैक्सीन इज अ प्रोटीन विच वर्क्स वेल टू किल वायरस। ये कंपेयर कर रहा है, चलिए इसको छोड़ देते हैं अभी। ओनली या वैक्सीन, दो में ओनली, ए और सी तो नहीं होंगे। अ वायरस डज नॉट यूज बायोकेमिकल पाथवे विच कैन बी ब्लॉक्ड, कैन भी आ गया, ब्लॉक्ड बाय एन एंटीबायोटिक, बट अ वैक्सीन कैन बूस्ट एन इम्यून सिस्टम टू फाइट द वायरस। मोस्ट जनरलाइज्ड एंड मोस्ट सेंसिबल ऑप्शन है, तो इसी के सही होने की प्रोबेबिलिटी हाई है, और ये आपका सही आंसर भी है, ऑप्शन नंबर डी। ये तो साइंस में आप नहीं कर सकते, साइंस हो गई, पॉलिटी हो गई, इकोनॉमी हो गई, ये आपको कंप्लीट करके ही जाना है। चलिए ठीक है, दैट्स ऑल आज के लिए। अगर आप लोग बोलेंगे तो प्रीवियस ईयर के जो और भी जो पेपर्स वहाँ पे हम ये ट्रिक्स अप्लाई करके आपको दिखाएंगे। और यार मैं काफ़ी मेहनत करता हूँ आपके लिए, तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।